ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस निरंतर प्राप्त करते रहें। जय ब्रह्मदेव। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओंकारस्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो को यदि आप देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चय तौर पर आपको लगेगा कि कुछ नई वस्तु की हमको प्राप्ति हो गई है, कुछ नए ज्ञान की हमको प्राप्ति हो गई है। वस्तुतः ये ज्ञान जो है एक ऐसा ज्ञान है, ये अद्भुत विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है, अद्भुत साइंस है। इस साइंस का जो तारतम्य है, इस साइंस की, इस विज्ञान की जो उपादेयता है, तो इसका संबंध है वो सीधे तौर पर आकाशीय सौरभ मंडल के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशीय सौरभ मंडल के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस ज्ञान और विज्ञान का जो सीधा संबंध है ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रकृति के साथ जुड़ने से इस विज्ञान की, इस साइंस की, इस हस्तरेखा विज्ञान की और भी सन्निकटता हमको देखने को मिलती है। वो इसलिए कि क्योंकि हमारा जो ये पंचभूत शरीर है, पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर है, पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, पंच तत्वों के द्वारा बना हुआ शरीर है। ये पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये पांच तत्व हैं। ये पांच तत्व जो हैं आकाशीय सौरभ मंडल के साथ सीधे सीधे संबंध रखते हैं और सीधे सीधे इनका संबंध प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जब किसी भी जातक का या शिशु का आगमन होता है और वह गर्भावस्था में जब रहता है, गर्भावस्था में जब 8 और 9 महीने का तकरीबन हो जाता है, उस समय में उसका जब संपूर्ण पिंड का निर्माण हो जाता है, संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है, उस अवस्था में हाथ की हथेलियों में कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह अथवा पैरों में भी कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह वहां पर प्राकृतिक तौर पर बन जाते हैं और हाथ की हथेलियों में कुछ लकीरें खिंच जाती हैं। और उसके पश्चात जो चिन्ह और लकीरें और साथ ही विभिन्न विभिन्न पर्वतों का आकार और प्रत्याकार, जिनका कि गर्भावस्था में ही निर्माण हो जाता है। जैसे ही शिशु अपने शिशु अवस्था, गर्भावस्था से जब बाहर आता है, शिशु अवस्था को जब प्राप्त होता है, उस बाल्यावस्था में जन्म लेने के पश्चात जब उसका शिशु का जब आकार बढ़ता है तो हथेली की रेखाओं का आकार भी बढ़ता चला जाता है और हथेली की रेखाओं का आकार धीरे 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 करके अवस्था के अनुसार बढ़ता चला जाता है। और वैसे ही वो चिन्ह जो हाथ में प्राकृतिक तौर पर बने होते हैं वह भी उसी क्षण बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाती है, चिन्हों का आकार भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से अवस्था जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है
ग्रह पर्वत भी उसी आकार में बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या इन रेखाओं का जो संबंध है, क्या उस व्यक्ति विशेष के भविष्य के साथ इन रेखाओं का क्या संबंध जुड़ा हुआ है? निश्चित तौर पर दर्शकों, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ शुभाशुभ घटनाएं आती रहती हैं। कभी वह राजा की पदवी को प्राप्त हो जाता है, राजगद्दी उसे मिल जाती है, और कभी वह अपने पद से पदच्युत हो जाता है, अर्थात गिर जाता है। यही ग्रह पर्वत जो हैं उस व्यक्ति को कभी राजा बना देते हैं और कभी एकदम रंक बना देते हैं। तो इनका सीधा सीधा संबंध जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति कब उसे किस तरह का, कहाँ पर किस तरह की उन्नति उसको कराती है, किस तरह का संयोग बनाती है, कब कब उसका संयोग कहाँ कहाँ बनता है और कब कब उसका वियोग कहाँ कहाँ होता है, ये हथेली की इन हस्त रेखाओं में छुपा रहता है। इसे करतल कहते हैं। सीधे सीधे तौर पर हस्तरेखा विज्ञान जो है यह एक प्रकृति दत्त विज्ञान है। प्रकृति दत्त विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे भौतिक शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है, और हमारे भौतिक शरीर का जो पिंड का निर्माण है ये प्राकृतिक तौर पर होता है, ये अप्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक तौर पर होने से सीधे सीधे इस भौतिक शरीर का संबंध भी आकाशीय सौर मंडल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक वही आकार, वही प्रत्याकार जो आकाशीय सौर मंडल में आपको दिखाई देता है, ठीक उसी तरह का आकार हमारे इस भौतिक शरीर में भी प्राकृतिक तौर पर चिन्हित रहता है, जो हमें दिखाई देता है। और हाथ की हथेलियों में प्रत्यक्ष रूप से आप इसे जान सकते हैं, देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं, कैसे आप किसी व्यक्ति विशेष को आप बता सकते हो कि अमुक समय में ये समय इतने समय से इतने समय तक, अर्थात अमुक समय में आपका भाग्योदय होगा, और यह भाग्योदय जो है आपका इतने वर्ष तक बना रहेगा। तत्पश्चात यहाँ पर आपकी अवनति होगी, उन्नति रुक जाएगी। एक कैसे, किस तरह से आप बताते हैं, किस तरह से हम लोगों को बताते हैं, और यह सीखने का विषय है, ज्ञानोपार्जन करने का विषय है। क्योंकि विद्या जो है, ये विद्या, ये ज्ञान, ये सरस्वती का जो भंडार है, ये भंडार देने से, बांटने से बढ़ता है, व्यय करने से बढ़ता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। ये ऐसा अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, ये भारती का जो है एक ऐसा कोश है, अपूर्व कोशोयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम आयाति संचयात्। व्ययतो वृद्धिमायाति और क्षयम आयाति संचयात्। यदि आप इसको नहीं बांटते हो तो ये अपनी क्षयता को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो मेरे अंदर ये ज्ञान है, जो मुझे अपने सद्गुरुओं से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे अपने इष्ट के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, और इस ज्ञान को मैं आपको देना ही उचित समझता हूँ, ताकि आप भी अपना स्वयं का भविष्य अपनी हस्तरेखाओं को देख करके भी कर सकें और दूसरों की भी इसमें मदद कर सकें। तो दर्शकों, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वैसे तो ये देखिए, एक ऐसा कोई छोटा, ऐसा मोटा, ऐसा कोई लघु ग्रंथ नहीं है, ये विशाल ग्रंथ है। इसको आप छोटा नहीं कर सकते, मोटा ही कर सकते हैं। विशाल ग्रंथ है। सामुद्रिक शास्त्र नाम से इसकी संज्ञा दी गई है। सामुद्रिक शास्त्र में
वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसका कि एक व्यक्ति विशेष को इंतजार रहता है। उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका भौतिक जीवन कैसा रहेगा, उसका आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, उसका गृहस्थ जीवन कैसा होगा, उसके जीवन में घर, भूमि, मकान, वाहन आदि का क्षेत्र कैसा होगा, कहाँ कहाँ उसको उपलब्धियां मिलेंगी, कहाँ कहाँ उसको अपने जीवन काल में नुकसान उठाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ उसके मित्र होंगे, कहाँ उसके शत्रु होंगे, कहाँ कहाँ उसको बच के चलना पड़ेगा, कहाँ कहाँ किस तरह से उसको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। ये हस्तरेखा विज्ञान में, सामुद्रिक शास्त्र में, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों में, सामुद्रिक विज्ञान में ये सब बातें लिखी गई हैं। दर्शकों, बहुत से लोगों के मन में एक विश्वास है इस ज्ञान के प्रति, और बहुत से लोग इस ज्ञान को नकारना चाहते हैं। जो नकारना चाहते हैं उनके लिए भी मैं अपने ही मुखार बिंदु से कहना चाहूँगा, वो कहीं न कहीं यदि नकार रहे हैं तो भटक रहे हैं। भटकना अच्छा नहीं है। आप वस्तुतः आप अपने इस हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, इस ज्ञान की तरफ अपनी एक आस्था रखिए, एक विश्वास रखिए, क्योंकि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञ भेखजे गुरो यादृशी भावना तस्या सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में आप जिस तरह की भावना रखते हो तद अनुरूप वैसे ही फल की भी आपको प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूँ कि सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा विज्ञान में विशेष करके आज आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ ग्रह पर्वतों के बारे में चर्चा करने के लिए। उसमें भी जो आकाशीय सौरभ मंडल में नवग्रहों का जो स्थान है, वैसे तो ग्रह साथी हैं जो आकाशीय सौरभ मंडल में विद्यमान है, जिनको दृश्य ग्रह कहते हैं, और राहु केतु ये मिलाकर के नवग्रह बनते हैं। राहु केतु जो है ये छाया ग्रह है। अब देखिए, राहु केतु का स्थान भी हमारे इस हथेली में है, छाया ग्रह होते हुए भी अन्य ग्रहों का स्थान भी, अन्य ग्रह पर्वतों का स्थान भी है। इसलिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सर्वप्रथम देखना है जो आकाशीय सौरभ मंडल में, जिनको हम कहते हैं ग्रहों का प्रधान ग्रह या ग्रहों का राजा, आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देव को, सूर्य देवता को ग्रहों का राजा कहा गया है। क्यों? प्रधान ग्रह है वो। बिना सूर्य की सृष्टि चलने वाली नहीं है, बिना सूर्य देव के ये सृष्टि चलने ही वाली नहीं है। इसीलिए ये प्रधान ग्रह है। सूर्य की रोशनी से ही सारे ग्रह, नक्षत्र, पिंड आदि ये प्रकाशित होते हैं। इसीलिए सूर्य जो है, सूर्य का स्थान सर्वोत्तम स्थान है, और हथेली में भी सूर्य का स्थान प्रधान जो है ये सर्वोत्तम माना गया है। कहाँ पर? ये जहाँ पर आपकी अनामिका, ये जो आपकी क्या है, रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के पास में ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, सूर्य का क्षेत्र है। इसका सूर्य का घर कहते हैं, सूर्य का पर्वत कहते हैं। यहीं पर जो है सूर्य का क्षेत्र है, और यहीं पर सूर्य रेखा भी ऊर्ध्वमुखी होकर के निकलती है, इसको सूर्य रेखा कहते हैं। और इस सूर्य रेखा के साथ साथ इसके अन्य सहायक रेखाओं का भी निर्माण हो जाता है, अन्य जिनको हम कहते हैं सपोर्टिंग लाइन, जो उसको सपोर्ट करती है। इस तरह से आपने पर्वत देखना, सूर्य पर्वत देखिए, जिनकी कुंडली में सूर्य जो है कमजोर होगा, नीच राशि का होगा ग्रह नक्षत्र के अनुसार। अब नीच राशि का सूर्य कुंडली में बैठा होगा तो निश्चित तौर पर आपका ग्रह पर्वत बहुत उन्नत होगा, ऐसा संभव नहीं है। ग्रह सूर्य यदि कुंडली में नीच राशि का बैठा हुआ है तो ग्रह पर्वत जो है ये बिगड़ा हुआ होगा,
अवनत होगा, उन्नत नहीं होगा, यानी विशाल नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र में जो पर्वत विशाल होता है, प्रखर होता है, उसमें भी विशेष करके सूर्य पर्वत के बारे में बताया गया कि सूर्य पर्वत यदि बहुत विशाल हो, फैला हुआ हो, तो सोच लीजिए कि आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। और जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि का होता है, यानी कि मेष राशि में होता है, मेष राशि का सूर्य कुंडली में उच्च का माना जाता है। और मेष राशि का सूर्य जो है उच्च का कब होता है? वैशाख के महीने में। वैशाखी जिस दिन होती है 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चला जाता है और 1 महीना तक रहता है। इसीलिए सूर्य की जो किसी भी राशि में उसकी मासिक गति है, 1-1 महीना में वो अपनी राशि को चेंज करता रहता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए, भगवान सूर्य जो हैं ये अपने शूर एवं प्रचंडता के लिए, वीरता के लिए, प्रखरता के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से जिसकी हथेली में ये सूर्य क्षेत्र जो है ये उन्नत होगा, बड़ा होगा, विशाल होगा और उठा हुआ होगा पर्वत, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य की प्रतिभा से, सूर्य की किरणों से प्रभावित रहेगा। प्रभावित का मतलब हमारा यह है कि सूर्य की किरणों से वह व्यक्ति, सूर्य की जो ग्रह रश्मियाँ होती है ना, सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, यानी कि हर ग्रह से जो रश्मियाँ निकलती हैं, उसी तरह से सूर्य से जो रश्मि निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों का उस व्यक्ति के विशेष के ऊपर में उन किरणों का अत्यधिक रूप से प्रभाव होगा। यानी कि वो शूरवीर होगा, प्रचंड होगा, निडर होगा, साहसी होगा। यदि आप अपनी हथेली को देख लीजिए, यदि आपका सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से आपको राजनीतिक क्षेत्र से, राजनीतिक दलों के द्वारा आमंत्रित किया जाना स्वाभाविक होगा और आपकी रुचि राजनीतिक क्षेत्र में लगेगी। और दूसरा, यदि राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप विचलित हो जाते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र से हट करके आप प्रशासनिक क्षेत्र की ओर चले जाएंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे कि IAS वगैरह है, PCS वगैरह है, सिविल सर्विसेज इत्यादि है, वहाँ पर प्रशासनिक पद होते हैं। उन प्रशासनिक पदों में आप अपनी मान सम्मान और पद एवं प्रतिष्ठा से विभूषित होकर के समाज की सेवा करने में पूर्णतया निष्ठावान होकर के अपनी सहभागिता निभाने में सक्षम हो जाते हैं। तो दर्शकों, इसके अतिरिक्त इस हथेली में बढ़ते हुए सूर्य पर्वत के आकार विकार को देखते हुए यह सूर्य जो है एक विशाल काय शरीर का निर्माण करता है। लंबा चौड़ा शरीर, लंबा ललाट, चौड़ा जो है ललाट, अब भाल कहते हैं इसको, भाल जो है चौड़ा भाल होता है, देखने में सुंदरता होती है, चेहरे में आकर्षण होता है, चेहरे में भव्यता होती है और शरीर में भव्यता होती है। जो कोई भी ऐसे व्यक्ति को निहारता है, देखता है, उसके खुद के शरीर में एक बिजली जैसी चमकती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में लावण्यता होती है, देखने में खूबसूरत होता है, शूरवीर और प्रचंडता को प्राप्त होता है। ये इस पर्वत के लक्षण हैं। और जैसे जैसे अब यह पर्वत अपने जीवन काल में धीरे 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 करके, जैसे जैसे शिशु काल से बच्चा आगे को बढ़ता चला जाता है युवावस्था की तरफ, युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था की तरफ, प्रौढ़ावस्था से फिर आगे वृद्धावस्था की तरफ, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, ये ग्रह पर्वत भी उसी आकार विकार में बढ़ते चले जाते हैं। और कभी कभी ये ग्रह पर्वत आकार घट भी जाते हैं। जैसे जैसे हाथ घटेगा, हाथ का आकार बढ़ेगा तो पर्वत भी बढ़ेंगे। और जब यह सूर्य आपके ग्रह गोचर में आपके अनुकूल प्रभाव में नहीं रहेगा तो ग्रह पर्वत निश्चित तौर पर जो है ये
बिल्कुल अवनत हो जाएगा, घट जाएगा। तो सोच लीजिए कि यह कमजोर हो गया है, और कुंडली में भी कमजोर हो, यहाँ भी कमजोर हो, तो यह जो है नाना प्रकार की समस्या आपके सामने उपस्थित कर देगा। अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी, शासनिक प्रशासनिक। तो इस तरह से शासनिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा, और कहीं न कहीं मेंटल हरासमेंट भी देगा, चिड़चिड़ापन देगा, और आत्मविश्वास की कमी करे, आत्मविश्वास की कमी कराएगा। तो इसलिए यदि इसका गहन अध्ययन किया जाए इसके बारे में, क्योंकि ये किस तरह से कब ये आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दे सकता है, किन किन परिस्थितियों में, यदि कमजोर पर्वत है तो क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको फिर से बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय ब्रह्म।